टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टॉपिक का नाम है। सुनो, सबसे पहली बात तो देखो, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये होता क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। यूनिट एरिया नहीं होता इसमें, एनी एरिया होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, ठीक है। अब पता क्या होता है, ये हमेशा ना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमेशा एरिया से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। आपको एरिया जरूर दिया जाएगा, आपको ये बताना है कि मतलब कितने एरिया से, मतलब जो है एक्चुअल में कितने एरिया से पास करने वाला फ्लक्स निकालना है, ये आपको जरूर दिया जाएगा। ये जरूर पूछा जाएगा कि एरिया जरूर बताएगा यार सामने वाला, पता चले कि आपको एरिया बताया नहीं, सीधा बोल दिया फ्लक्स बताओ, ऐसा कभी नहीं होता, एरिया जरूर बताता है, एरिया जरूर बताएगा। अब मान लो कि आपको जो है ना कि जैसे कि सपोज यहाँ पे एक चार्ज दे दिया, ऐसे चार्ज स्कीम लाइक दिस, इसमें से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं लाइक दिस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि यहाँ पर एक रिंग है, ओके, एक आइडेंटिकल रिंग यहाँ पे रखी हुई है, ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है, ठीक है, रिंग 1 है, ये 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 में से भी पास कर रही हैं, 2 में से भी पास कर रही हैं, ठीक है। ज़्यादा किस में से पास कर रही हैं? 1 में से, यानी कि 1 में से पास करने वाला फ्लक्स ज़्यादा होगा और 2 में से फ्लक्स पास करने वाला फ्लक्स कम होगा, सीधी सी बात है। फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाई वैसे इसका पूरा नाम, यहाँ पे फाई ई भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, बट यहाँ पे सिंपल फाई लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बीच में नहीं आएगा, वो बाद में है बहुत, तो यहाँ पे सिर्फ फाई भी लिख दो। यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है ना, फाई 1, दिस विल बी ग्रेटर देन फाई 2, क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास कर रही है, ठीक है ना। इसको बताने का मतलब ये था, इस बताने का जो पर्पज़ था वो ये था कि आपको ये माइंड में सेट हो जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही फ्लक्स बोलते हैं, और इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी भी है, क्योंकि नंबर एक बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी भी है। अच्छा अब सुनो, मान लो कि यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया भाई, ऐसे यहाँ पे चार्ज रख दिया, इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इसमें से, ओके। अच्छा एक चीज़ आपने नोट की पिछले वाले केस में, इसमें एरिया हालांकि बराबर था, उसके बावजूद भी फ्लक्स अलग अलग है। ऐसा हो सकता है कि एरिया भले ही बराबर हो, फ्लक्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो एरिया अलग अलग ले रहा हूँ, एक तो एरिया ये ले लिया मैंने, राइट, और एक ये वाला एरिया ले लिया मैंने, एक ही वाला एरिया ले लिया, एक तो एरिया ये वाला ले लिया यहाँ पे, एक ये वाला एरिया ले लिया, ऐसे। एक बात बताओ, ये जो लाइन है ये इन दोनों रिंग्स को टच करते हुए जा रही है ना, ये वाली जो लाइन है ये भी इन दोनों रिंग्स को टच करते हुए जा रही है। जो लाइन इसमें से पास करेगी ना 1 में से, वो 2 में से जरूर पास करेगी। ऐसा नहीं सकता कि लाइन 1 में से तो पास कर रही है लेकिन 2 में से नहीं कर रही, जो 1 में से नहीं कर रही वो 2 में से भी नहीं कर रही, सीधी सी बात है। फ्लक्स कॉमन है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं उतनी ही इसमें से ही पास कर रही हैं, यानी कि दोनों में से पास करने वाला फ्लक्स बराबर है, दोनों में से पास करने वाला फ्लक्स जो है वो बराबर है। फ्लक्स पासिंग थ्रू बोथ द रिंग्स इज सेम, यानी कि यहाँ पे फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 हो जाएगा, फाई 1 इक्वल टू फाई 2। मतलब क्या हुआ कि एरिया अलग अलग है, और एरिया अलग अलग होने के बावजूद जो फ्लक्स पास कर रहा है वो सेम पास कर रहा है, फ्लक्स सेम पास कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स बेसिकली मैंने अभी डेफिनेशन ही बताई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, ना कि यूनिट एरिया। अगर उसको यूनिट एरिया कर दोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो जाएगी अगर आप उसको यूनिट एरिया कर दोगे तो, ठीक है। अब सुनिए अगली बात, मान लो कि भाई ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, सपोज ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। अभी बताओ एक एरिया तो ऐसे रखा हुआ है भाई, ऐसे रखा हुआ एरिया, एक एरिया ऐसे रखा हुआ है, ओके।
और एक एरिया ऐसे रखा हुआ है, ऐसे 3 एरियाज हैं। ये तीनों एरिया ना मतलब टेढ़े मेढ़े रखे हुए हैं, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये तीनों रिंग्स को टच करते हुए जा रही है, इन तीनों एरियाज को टच करते हुए जा रही है। और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये भी इन तीनों को टच करते हुए जा रही है। मतलब ये हुआ कि जो लाइन किसी एक में से पास करेगी वही सेकंड और थर्ड में से पास करेगी। यहाँ पे जो फर्स्ट में से पास की है वही सेकंड थर्ड में से पास करेगी। जो किसी एक में से पास कर रही है बाकी 2 में से तो पास करेगी ही करेगी, ठीक है ना। यहाँ एरिया टेढ़े मेढ़े हैं, एरिया की वैल्यू भी अलग अलग है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी तीनों जगह अलग अलग है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नज़दीक नज़दीक है, यहाँ दूर है, यहाँ पे और दूर है, सब कुछ अलग अलग है। उसके बावजूद भी इन तीनों में से पास करने वाला फ्लक्स बराबर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बराबर है। अगर 2 रिंग्स हैं और दोनों में से पास करने वाली लाइनों की संख्या बराबर है, चाहे उन दोनों रिंग्स का एरिया अलग अलग हो, चाहे वो दोनों टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई हो, और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम ज़्यादा हो, लेकिन अगर लाइनों की संख्या बराबर है दोनों में से पास करने वाले, तो ऐसे केस के अंदर उनमें से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा। उनमें से पास करने वाला जो फ्लक्स होगा वो बराबर ही पास करेगा। यानी कि यहाँ पर इस केस के अंदर आप लिख सकते हो φ1 विल बी इक्वल टू φ2 विल बी इक्वल्स टू φ3, ऐसा लिखना पड़ेगा इस केस के अंदर। इसको शक है किसी को इस बात में? अब सुनिए अगली बात। मान लो सपोज यहाँ पर जो है ना एक बॉडी ऐसे, ठीक है, ये चार्ज है कोई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ना ऐसे पास कर रही है इसमें से। ये ए पॉइंट है भाई, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है भाई, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ए बी सी वाला पोर्शन है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है। दिस इज ए क्लोज शेप, ये क्लोज्ड बॉडी है, ठीक, क्लोज्ड बॉडी है एक 3D में। और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकली। यहाँ पर देखो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बॉडी में से ही पास कर नहीं रही है। ए पॉइंट से टच करते हुए जा रही है, सी पॉइंट से टच करते हुए जा रही है, बी पॉइंट बीच में कहीं, फिर ऐसे ही डी पॉइंट भी यहाँ पर है। ये जो ए बी सी पोर्शन है, ए बी सी पोर्शन के अंदर लाइनें एंटर कर रही हैं, और ये जो ए डी सी पोर्शन है इसमें से लाइन्स बाहर निकल रही हैं। याद रखिए, अगर इसका जो ये वाला पार्ट है ए बी सी वाला, इसमें से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो नेगेटिव है एक्चुअल में, क्योंकि ये वो वाला पार्ट है जिसमें से एंट्री हो रही है, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर प्लेन बॉडी होना, सिर्फ एक एरिया है, 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, एक सिंपल शीट है, फिर फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव, तो सिर्फ पॉजिटिव ही बात करते हैं हम लोग, नेगेटिव की बात ही नहीं करते। फिर तो पॉजिटिव ही लेते हैं, जितनी उसमें से पास हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो देखते हैं। अगर 3D ऑब्जेक्ट हो, 3D ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस पार्ट से एंटर करेंगे हम कहेंगे उसमें से पास करने वाला फ्लक्स नेगेटिव है, और जितने पोर्शन में से लाइन्स बाहर निकलती हैं उस पोर्शन में से पास करने वाला फ्लक्स पॉजिटिव है। मेरा कहना ये है कि जो फ्लक्स पासिंग थ्रू द ABC पोर्शन है वो जो है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ABC पोर्शन के अंदर लाइनें एंटर कर रही हैं, ठीक है ना, एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, एक 3D ऑब्जेक्ट का पार्ट है और इसमें से लाइनें एंटर कर रही हैं, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू ADC पोर्शन, फ्लक्स थ्रू ADC पोर्शन ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव बताइए? क्योंकि इसमें से लाइनें बाहर निकल रही हैं, लाइनें इसमें से बाहर निकल रही हैं। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ पर जो है ना फ्लक्स, और आपको मैं एक बात बताऊँ, जितना फ्लक्स अंदर एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। समझ आ रही है बात आपको? जितना फ्लक्स अंदर एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ABC जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वही फ्लक्स पासिंग थ्रू ADC है। तो यहाँ पर जो फाई नेट की वैल्यू हो जाएगी, फाई नेट, दिस इज विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे फाई नेट 0 हो जाएगा। पता है क्या, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो ABC वाले पोर्शन में एंटर तो कर रही है ABC वाले पोर्शन में, और AD इसमें से बाहर ना निकल रही हो। लाइन पता है ऐसा नहीं होता कभी बीच में रुक गई, एंटर की यहाँ तक आगे रह गई, बाहर ही नहीं निकली, ऐसा कभी नहीं होता, नेवर, ठीक है। एंटर की तो बाहर तो निकलेगी। और ऐसी कोई लाइन नहीं है भाई जो इसमें से बाहर निकल रही हो और इसमें से एंटर ना हुई हो, या दोनों में से ही पास नहीं कर रही, जैसे ये लाइन है। पता है क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके बाहर अगर चार्ज रखा हुआ है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है
और चार्ज उसके बाहर रखा हुआ है, तो जो उस चार्ज की वजह से उस ऑब्जेक्ट में से पास करने वाला जो नेट फ्लक्स है वो जीरो ही होगा, पक्का जीरो होगा, नेट फ्लक्स तो जीरो ही होगा। यहाँ पे ना चार्ज का अमाउंट से कुछ भी हो, और चाहे नेगेटिव चार्ज ले लो आप, चाहे नेगेटिव चार्ज ले लो, मैं यहाँ पे आपको ना नेगेटिव चार्ज लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज लेके देखते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पर ये एक सपोज यहाँ माइनस क्यू चार्ज रख दिया एक, तो एक्स इसमें क्या होगा बताइए आप। एक लाइन ऐसे आएगी, इसके अंदर एंट्री मारेगी ऐसे, ऐसे होगा यहाँ पे, ये लाइन ना ऐसे एंट्री मारेगी भाई, और बाकी जो लाइनें हैं ऐसे होंगी, लाइनें ऐसे होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, जो इतना पोर्शन है मैं रेड वाला कर रहा हूँ, ये रेड वाला पोर्शन, ये जो रेड वाला पोर्शन है, इतने पोर्शन में क्या होगा बताइए, लाइनें एंटर कर रही हैं, एंटर कर रही है ना लाइनें। फिर मैं एक ब्लू वाला पोर्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, ब्लू वाला पोर्शन, इसमें से लाइनें क्या निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। इस रेड वाले में जितना एंटर कर रही हैं, ब्लू वाले में से उतना ही बाहर निकल रही हैं। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि भाई जितना फ्लक्स अंदर एंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, और जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना ही नेगेटिव फ्लक्स है, तो नेट फ्लक्स जीरो हो गया। तो चार्ज बाहर रखा हुआ था ना, इसलिए हुआ ऐसा, चार्ज बाहर रखा हुआ था। मेरा मतलब क्या है कि मैं किस कंक्लूजन पे जाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट क्लोज्ड है, क्लोज्ड ही होगा वो, और अगर चार्ज बाहर रखा हुआ है, वो चार्ज है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और उसका अमाउंट चाहे कितना मर्जी हो, और चाहे कहीं कहीं रखा हुआ हो, दूर रखा हो, पास रखा हो, बाहर रखा होना चाहिए, तो उसकी वजह से उस बॉडी में से पास करने वाला नेट फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? यानी कि देखो मैंने ना आपको 3 बातें बताई हैं, इन 3 बातों को लिख लेते हैं। डाउट माइक सर ए पॉइंट पे चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ए पॉइंट पे तो कोई चार्ज रखा ही नहीं हुआ। फ्लक्स फ्लक्स ए पॉइंट पे तो फ्लक्स ना पॉजिटिव और नेगेटिव, ए पॉइंट को तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टच करके जा रही है। ए पॉइंट इज नॉट ए सरफेस। फ्लक्स कभी पॉइंट पे पूछते नहीं, एरिया में से फ्लक्स पूछते हैं। कोई ये कहना कि उस पॉइंट पे फ्लक्स बताओ, वो स्टूडेंट फट्टू है। मैं तो समझा रहा हूँ, अभी समझते वक्त नहीं, बाद में कोई कहते भाई इस पॉइंट पे फ्लक्स बता, क्या यार, मतलब हद होगी क्वेश्चन की भी, क्वेश्चन ही गलत है भाई। फ्लक्स एरिया में से पूछा जाता है पहली बात, तो आप मुझे एरिया दो और बात करिए ए पॉइंट के आसपास वाले एरिया की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ए पॉइंट के बिल्कुल एक स्मॉल सा एरिया ले लें ए पॉइंट के सराउंडिंग में, तो इस एरिया को तो इलेक्ट्रिक लाइन टच करके जा रही है, इसमें एंट्री तो हो ही नहीं रही, फ्लक्स जीरो है। यानी कि अगर ए पॉइंट के सराउंडिंग में एक वेरी वेरी स्मॉल डी का एरिया ले लें तो उस केस में उसमें से पास करने वाला फ्लक्स जीरो ही होगा, क्योंकि टचिंग हो रही है इससे। तो ठीक है, अब सुनो, यहां पर जो है ना, देखिए पहले मैंने ना आपको 2-3 बातें बताई हैं। इफ द फ्लक्स एंटर्स ए बॉडी देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव, एंड इफ इट कम्स आउट फ्रॉम ए बॉडी देन द फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। एक तो ये लाइन लिख लो आप, लिखो व्हेन फ्लक्स एंटर्स ए बॉडी, enters a body then flux is negative, and when flux comes out from a body then flux will be positive. ठीक है जी। अच्छा अब सुनो अगली बात सुनो कि अगर कोई क्लोज्ड बॉडी और चार्ज बाहर रखा हुआ है, ठीक है, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड ए क्लोज्ड बॉडी देन फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, देन नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इट थ्रू द बॉडी इज जीरो। ठीक है ना, लिखो व्हेन ए चार्ज लाइज आउटसाइड ए क्लोज्ड बॉडी then net flux passing through it due to this charge will be zero, due to this charge will be zero.
जीरो हो जाएगा। अच्छा अब सुनो, पता साइंटिस्ट लोगों ने क्या बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ने क्यू का, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, इनकी जो संख्या होती है ना लाइनों की, कि चार्ज पार्टिकल में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है वो होती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा ये, तो 10⁻12, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, आपको पता है इस बात का, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ये जो लाइंस है ना, ये ऐसा नहीं होता यहाँ तक खत्म हो गई है, ये आगे जाती रहती हैं इन्फिनिटी तक, इनके पीछे गैप बढ़ता रहता है, लेकिन ये दूर तक जाएंगे, बहुत दूर तक, आप सोच नहीं सकते उतना दूर तक जाएंगे, लाइन जाती है, ठीक है। अब एक बात बताऊं, यहाँ पर ये कोई ये कह दे कि इसके चारों तरफ एक सरफेस बना दिया ऐसे, ठीक है ना, ये क्लोज सरफेस बना दिया इसके चारों तरफ, इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा? तो सीधी सी बात, इतना ही फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही है बात आपको? क्यों? क्योंकि इसमें से चार्ज में से जितनी लाइनें निकलेंगी, इस सरफेस में से भी तो उतनी ही लाइनें बाहर निकलेंगी ना। ऐसा थोड़ा ना हो सकता कि चार्ज में से अगर 100 निकली तो सरफेस में से पता चले 90 निकल रही हैं या 110 निकल रही हैं, वो तो 100 ही निकलेंगे, उसमें से 100 छेद बनेंगे, 100 होल हो जाएंगे उसके अंदर, 100 होल्स हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज़, ये जरूरी नहीं चार सेंटर पे रखा हो, कहीं रखा हो इसके अंदर, मतलब चाहे ऐसा शेप हो, इस शेप हो, ये वाली, अगर ये वाली शेप है तो इसमें से भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ऐसे प्लस क्यू का, इसके चारों तरफ जैसी मर्जी शेप बना दो, जैसी मर्जी शेप बना दो, उसमें से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर ना शेप ऐसे बना दी, ऐसे ऐसे शेप बना दी, चार्ज पार्टिकल अंदर है, क्यूब बना दिया, और जरूरी नहीं है क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ हो, मैं कहता हूँ क्यूब में कहीं रखा हो, क्यूब में कहीं भी रखा हो, पूरे क्यूब में जस्ट कोने में अंदर रखा हुआ हो, इस पूरे क्यूब में से पास करने वाला नेट फ्लक्स जीरो ही होगा, जीरो नहीं होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उनकी संख्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना। यहाँ पे चार एक स्फीयर बना दो ऐसे तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, एक अजीब सी शक्ल बना दो ऐसे तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी ना भाई, तीनों को ही क्रॉस करेंगी, ये तो बराबर बराबर ही जाएगा फ्लक्स तो, ठीक है ना, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बराबर ही जाएंगे सब में से, जितने निकलेंगे और उतनी हर सरफेस में उतने होल होंगे। 100 लाइनें निकली हैं तो 100 होल इसमें हो जाएंगे, 100 इसमें होंगे, 100 इसमें होंगे, तो फ्लक्स तो सभी में से 100 ही पास हुआ ना। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर अगर कोई क्यू का चार्ज रखा हुआ है कहीं पर भी, तो उस फ्लक्स उस सरफेस में से पास करने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक है ना। मैं इस बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ। साइंटिस्ट था, गोस नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला कि भाई ऐसा नहीं कि एक ही चार्ज रखा हो, जैसे कि अंदर अगर मान लो 2 या 3 चार्ज रखे हों, जैसे कि मान लो मतलब यहाँ पे एक तो +3 कूलम चार्ज रख दिया और एक +2 कूलम चार्ज रख दिया, और कोई ये कहता है कि इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इसकी वजह से पास करेगा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आप क्या करो, इन दोनों चार्ज का सम कर लो, पहले स्केलर सम कर दो इनका, 3 और 2 5, और फिर क्यू एनक्लोज हो गया 5, एनक्लोज टोटल एनक्लोज चार्ज देख लो, टोटल कितना एनक्लोज चार्ज है वो देख लो, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो। एनक्लोज चार्ज 5 है तो 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, नेट फ्लक्स आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास नेट फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर इसके अंदर जैसे कि मान लो एक और चार्ज है इसके अंदर -1 कूलम है, मान लो सपोज -1 कूलम का चार्ज है, 3 चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं +3 +2 एंड -1, इस केस में जो नेट फ्लक्स पास करेगा इसमें से
उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/ε0 के बराबर, 4/ε, क्योंकि नेट चार्ज देखना आपको 3 और 2 5, 5 में से 1 चला गया 4, 4/ε0 आ जाएगा। कोई शक है किसी को इस बात में? मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि ना ये ले लिया, जैसे ये शेप, इसमें से भी 4/ε0 आएगा, इसमें से भी 4/ε0। स्केलर सम लेना है, पॉजिटिव वाले कर लो, नेगेटिव वाले अलग से कर लो, टोटल देख लो नेट कितना बना। नेट फ्लेक्स नेगेटिव भी हो सकता है, अगर अंदर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है तो ओवरऑल जो नेट फ्लेक्स है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर ये कह दिया जाए कि सपोज मैंने बहुत सारे चार्जेस रख दिए, मतलब यहाँ पे रख दिया +4 कूलम्ब, -2 कूलम्ब, +6 कूलम्ब, +8 कूलम्ब, ठीक है, माइनस -4 कूलम्ब, ठीक है, -3 कूलम्ब, -6 कूलम्ब, +10 कूलम्ब, -1 कूलम्ब, ऐसे रख दिए चार्जेस, इतने सारे चार्जेस रख दिए, ठीक है। और मैंने आपको कहा भाई ऐसा है कि यहाँ पर इसमें से पास करने वाला फ्लक्स बताओ, इतने पोर्शन में से 8 और 6 14 होता है, 14 में से 1 चला गया 13, प्लस का 13/ε0 आंसर आएगा, 13/ε0। अगर कोई यहाँ पर ये कह दे कि भाई ऐसा है कि फ्लक्स बताओ कितना पास करेगा, रेड पेन देखा, इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा ये बता दो, चलो इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा, 6 और 4 10, 10 में 6 चला गया 4, 4/ε0 आएगा, क्या आएगा 4/ε0। कितना फ्लक्स पास करेगा 8, ये -3 है, 5/ε0 आएगा। मान रहे कि नहीं मान रहे? अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि भाई ये बताओ इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा, बताओ, ये 10 है और ये 8 है, 18, 18 है, 18 में से 7 चला गया 11, तो क्या आएगा यहाँ पे 11/ε0। और अगर यहाँ पर अगर ये कह दिया जाए कि इस पूरे में से, ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस है, इस पूरे में से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आएगा प्लस का टेम्पल जोड़ो, पॉजिटिव वालों को जोड़ोगे, यहाँ पे +10 +8 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 और 4 28, 28 में 6 गया 22 में से 1 गया, कितना हो गया 21 में से 3 गया 18 में से 4 गया 14 में से 2 गया 12/ε0। जोड़ घटा करनी है यार, बच्चों वाला काम है। अगर ये ऐसे ना आए ना तो ऐसे कर लिया करो, देखो तरीका बताता हूँ आपको मैं। मान लो कि आपको 4 में तो ये मतलब 6 और 4 जोड़ने हैं, तो पहले 6 डंडे बना लो, 1 2 3 4 5 6, फिर 4 और बना लो 1 2 3 4, ठीक है। अब -2 घटाना है तो 2 काट दो, मतलब इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स बचपन में ऐसे सिखाया जाता था। ओके, अब सुनिए अगली बात। मतलब देखो, एक्चुअल में गोज ने जो बात बताई मैं आपको बता चुका हूँ, और इस बात को ही गोज लॉ बोलते हैं। एक्चुअल में गोज लॉ बात क्या बताई कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, पहली बात तो गोज लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस। अगर क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, मतलब जितना भी अलग अलग डिस्क्रीट चार्जेस है या जैसा भी है, जो मतलब उसने क्या बताया कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उस क्लोज सरफेस में से पास करने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो उसके अंदर एनक्लोज चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा, यानी कि Q enclosed/ε0 होगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। सिंपल सी बात है, दिस इज द गोस लॉ। गोस लॉ को लिखते हैं हम लोग। फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed surface is always equals to 1/ε0 times the charge enclosed by it। सीधी सी बात है, यानी कि जो फ्लक्स हो जाएगा ना वो जाएगा Q enclosed
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गोस लो, ये बताना आप मुझे। ये एक हेमिस्फीयर है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का सेंटर पे, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, हेमिस्फीयर कितना फ्लक्स पास करेगा? मैं बताता हूँ, इसके लिए ऐसा करो आप, एक ऐसा स्फीयर ऊपर रख दो, आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है ना। एक आइडेंटिकल स्फीयर को अगर आप ऊपर रख दोगे इसके इसमें, मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ नहीं बना रहा, इसको मैं कहीं और बना रहा हूँ। देखिए आप, स्फीयर ये था, प्लस क्यू का चार्ज था और ये स्फीयर था ऐसे, ये सेंटर में रखा हुआ था। एक ऐसा स्फीयर अगर आप ऊपर बनाओगे ऐसे, तो पूरे में से कितना फ्लक्स पास हुआ? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और बाय सिमेट्री ऊपर वाले पोर्शन में से और नीचे वाले पोर्शन में से बराबर बराबर पास होएगा, दोनों में से, ऊपर वाले पोर्शन में से और नीचे वाले पोर्शन में से बराबर बराबर पास होगा। तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर वाले में से पास होगा और क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे वाले में से होगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा हेमी हाफ स्फीयर में से, हेमिस्फीयर में से, इसमें से पास करेगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ जाएगा फ्लक्स की वैल्यू क्यू डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स हियर, ओके। इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें से कितना प्लस पास करेगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ रहे हो? क्योंकि ना पता क्या इसमें से क्यों किया क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक आइडेंटिकल ऊपर बना दिया ऐसा ऐसा, ठीक है ना। और इसमें से क्यू बाय 2 एप्सिलॉन क्यों किया? क्योंकि ऐसा ऐसा एक और ऊपर बना दिया। समझ आ रही है बात आपको? तो दोनों में से बराबर बराबर पास करेगा तो उस हिसाब से क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही हो गया। कोई शक है किसी को इस बात में? एक क्वेश्चन बताना करके मुझे आप। यहाँ पर ना ये प्लस क्यू का चार्ज है, इसकी हर साइड ए के बराबर है, ये एक स्क्वायर शीट है, यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे, सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक स्क्वायर शीट है, ठीक है। स्क्वायर शीट रखी हुई है, a/a की शीट है और सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है। फ्लक्स कितना पास करेगा? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है, इसमें पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि शीट है, नॉट ए क्लोज सरफेस, नॉट ए क्लोज्ड बॉडी, 3D बॉडी नहीं है ये। कॉपी करो इसको पहले। कहना जी देखो, इसके अंदर जो है ना ऐसा करने का भाई, ये शीट है जैसे, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, a/a की शीट है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है जी। एक a/a की शीट और रख दो यहाँ पे ऐसा, वो ताकि चार सेंटर में आ जाए, रख दिया। एक शीट ऐसे ऊपर रख दोगे a/a की, एक शीट ऐसे लगा दोगे, एक शीट ऐसे लगा दोगे और एक शीट नीचे है, क्यूब बन जाएगा और ये उस क्यूब के सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये अभी एक ही शीट दी हुई है, 5 शीटें अपने घर से ले आओ, ठीक है ना, और ऐसे लगा दो आप, और आपको पता लगा कि ये तो सेंटर में आ गया चार्ज। तो पूरे क्यूब में से कितना पास होगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट, पूरे क्यूब में से क्यूब एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 6 शीटों में से कितना पास हुआ? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो एक शीट में से कितना पास होगा? क्यूब 6 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक शीट में से पास करने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्यूब 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। कोई शक है किसी को इस बात में? जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर सपोज एक क्वेश्चन बताना पहले आप। मान लो मैंने यहाँ पे ना एक शीट है ये वाली, ठीक है जी, यहाँ से दे दी एक शीट आपको, इसके ऊपर दूसरी शीट रख दी, दो शीटें रख दी ऐसे, और बीच में चार्ज रख दिया, मतलब ऐसे दो शीटें रख दी चिपका के, यहाँ चार्ज रखा। बताओ एक शीट में से कितना फ्लक्स पास करेगा? मैं बताता हूँ, सारा ही फ्लक्स इन दोनों शीटों में से क्यू बाय एप्सिलॉन का पास करता है इस समय। यहाँ से जो लाइनें आएंगी ना बीच में से, बीच में तो गैप ही नहीं है, यहाँ से जो लाइनें आएंगी वो नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ बीच में से इधर से जो लाइनें निकल के आएंगी लगभग सारी की सारी जो लाइनें हैं वो ऐसे ही आएंगी इसमें से। क्यू बाय 2 एप्सिलॉन फ्लक्स इधर से आएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन फ्लक्स इधर से आएगा। समझ आ रही है बात आपको? इन दोनों शीटों में से क्यू बाय एप्सिलॉन पास करेगा और एक शीट में से क्यू बाय 2 एप्सिलॉन पास करेगा। फ्लक्स थ्रू वन शीट, इसके अंदर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन आएगा, ये चार्ज रखा हुआ है। फ्लक्स थ्रू वन शीट क्यू बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है ना। अगला केस ये आपने नोट कर लिया होगा। यहां पर अगर ये कह दिया जाए कि एक क्यूब है, क्यूब है, ठीक है, इसे कोने पे जस्ट बाहर चार्ज रखा हुआ है, कोने पे रखा हुआ है, कोने पे चार्ज रखा हुआ है। किसी एक फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेज, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेज। बताइए आप। करो करो, खेलना नहीं है। सुनो बताता हूँ, ये क्यूब है, ठीक है, ये जो क्यूब है ना यहाँ चार्ज रखा हुआ है, इसके तीन फेसेस में से तो फ्लक्स जीरो पास करेगा, तीन फेसेस में से तो इस फेस को लाइन ग्रेज करते हुए जाएंगे ऐसे, इस फेस में से कोई फ्लक्स पास नहीं करने वाला, इस फेस से भी लाइनें ग्रेज करते हुए जाएंगी, कोई फ्लक्स पास नहीं करने वाला, जीरो। इस फेस से भी लाइनें ग्रेज करते हुए जाएंगी, फ्लक्स जीरो। बाय सिमेट्री बाकी जो बचे तीन फेस हैं 1 2 3, इन तीनों में से बराबर बराबर फ्लक्स पास करेगा। अच्छा आप सुनो, पहले तो इस पूरे क्यूब में से कितना पास करेगा? अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि पूरे क्यूब में से कितना पास करेगा, तो इसका आंसर क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है। इस पूरे क्यूब में से पास करेगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया ये देखो, मान लो कि यहाँ पर जो है ना, सपोज यहाँ पे मेरे पास बॉक्सेस हैं, ये क्यूब है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। मैं पहले ही चार्ज को चारों तरफ से कवर कर देता हूँ, और कवर करने से ना, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि भाई पूरे कवर करने के बाद टोटल इतना फ्लक्स पास कर रहा है, और ये उस पूरे पोर्शन का बाय सिमेट्री इतने वहाँ हिस्सा है, तो फ्लक्स भी इतने में हिस्से का आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ चार्ज अभी रखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो चार्ज रखा हुआ है, दिख रहा है ना, वेरी गुड, दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखो वो जो चार्ज, अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ पे अभी भी चार्ज अभी भी दिख रहा होगा, अभी भी दिख रहा है ये वाला चार्ज, इधर से उधर उधर से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने ऐसे कर रखा है, चार्ज यहाँ रखा हुआ है। समझ रहे हो ना बात को? अभी नहीं दिख रहा होगा चार्ज, है ना, लेकिन ये देखो थोड़ा सा दिखा होगा यहाँ से, इधर से चार्ज दिखेगा अभी, हल्का सा है, ऊपर से दिखेगा ही, ऊपर से दिख रहा है, ये बंद हो गया बिल्कुल चार्ज दिखना, लेकिन ऊपर से दिखेगा अभी, ये देखो आप, है ना, ऊपर से है ना,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नहीं दिख रहा होगा आपको ना, तुम गधे हो, दिख रहा है। देखो उल्लू की आंखें लगा रखी है क्या? देखो अब यहाँ दिख रहा होगा, अब देखो ये दिखा होगा अब यहाँ पे, अब नहीं दिखा, शाबाश। सुनो भाई, अभी तो चार्ज को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, और मतलब सारे पार्ट सिमेट्रिकल थे, एक दूसरे के एक जैसे थे, सारे के सारे 8 पार्ट्स थे ये 8 बॉक्सेस हैं, और 8 ने कवर कर लिया उस चार्ज को। तो इन 8 क्यूब में से कितना फ्लक्स पास करेगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब हैं तो 8 क्यूब में से क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक क्यूब में से बाय सिमेट्री उसका 1/8 पार्ट हो जाएगा, यानी क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास करेगा। किसी एक क्यूब में से पास करने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गई? अब क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास करेगा, तो अब जैसे कि अब इस एक क्यूब में से पास कर रहा है भाई क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें से इन तीनों में तो 0 है, इन तीनों में 0 है, बचे 3 1 2 3, इन तीनों में बराबर बराबर पास कर रहा है। तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का 1/3 करोगे, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन का 1/3 करोगे, कितना हो जाएगा? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आंसर था इसका। अच्छा जैसे कि ना आप ऐसा भी सोच सकते थे, इसको सोचने का तरीका एक और था कि देखो यहाँ पर एक बात बताओ, सराउंडिंग में कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको? सराउंडिंग में देखो ये 4 तो ये दिखाई दे रहे हैं फेसेस, 4 है, 4 ये, 4 ये, 4 ये, 4 ये, 4 नीचे वाले, टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। इन 24 फेसेस में से बायोसिमेट्री बराबर बराबर पास करेगा, तो किसी एक में से कितना पास हुआ? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, कोई शक है किसी को इस बात में? आसान है। इसका आंसर आएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है इसका। यस, कोई शक? अच्छा अब सुनो अगली बात, ये था फ्लक्स के बारे में। जब वो पॉइंट चार्ज कहीं पे रख के ऐसे पूछ लिया जाए, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है और एरिया दे दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि फ्लक्स बताओ। सुनो 3 केसेस है यहाँ पे। पहला केस, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और एरिया कुछ इस तरीके से दे दिया गया आपको, एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। छोटे वाला एंगल लेना होता है। एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक है ना, इस टॉपिक में एरिया इज कंसीडर्ड एज एन वेक्टर क्वांटिटी, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे एरिया को, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स के दौरान। बस ये एक्सेप्शनल केस है, वैसे एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, बट व्हेन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, when we discuss the electric flux, then we will discuss the area as a vector quantity, we will treat the area as a vector quantity। यहाँ पर इस केस के अंदर एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, एंगल इनके बीच का 0 डिग्री है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है। इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो E इंटू ए के बराबर हो जाएगी। फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू E इंटू ए, ये हो जाएगा फ्लक्स। सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। ये हर साइड ना तो 2 मीटर है, हर साइड 2 मीटर है। एरिया कितना हो जाएगा इसका? 4 मीटर स्क्वायर हो गया। फ्लक्स कितना आएगा इसमें से पास करने वाला? E इंटू ए, ये 10, एरिया 440 आएगा यहाँ पे। कोई सर्कल दे दिया, इसका रेडियस 4 मीटर है। कोई कह देगा इसमें से पास करने वाला फ्लक्स बताओ, E इंटू पाई आर स्क्वायर, 10 इंटू में पाई इंटू 4 का स्क्वायर, इतना फ्लक्स पास करेगा इसमें से। दिस इज द फ्लक्स। समझ रहे हो बात को?
अच्छा ये तो तब था जब देखो इसमें एरिया वेक्टर भी ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है ना। अगर ऐसा हो, ये तो केस नंबर 1 है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है जैसे, राइट, और एरिया वेक्टर कुछ ऐसे बना देगा टेढ़ा, ऐसे बना दिया गया, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है भाई और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ है। इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा जाएगी। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई डॉट ए भी बोल सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का एंगल है। कोई शक? अच्छा अब सुनो, मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है जी, एरिया ऐसे बना दिया भाई, एरिया प्लेनर ही नहीं है, एरिया प्लेनर नहीं है, फ्लक्स बताओ, इसमें हर जगह एरिया वेक्टर अलग अलग होगा, अलग अलग डायरेक्शन होगा। यहाँ एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया बना दो, यहाँ एरिया वेक्टर इस तरफ है, 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 ठीक है ना। हर जगह पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। अगर मैं यहाँ पर अपने सिर पे बात करूँ तो एरिया वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ है, यहाँ कंधे पे बात करूँ तो इस तरफ है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर पता है यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ थीटा की वैल्यू भी हर जगह अलग अलग है। यहाँ पे ई और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस तरफ है, यहाँ इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल हर जगह ये अलग अलग एंगल्स हैं, मतलब इसमें हो ही नहीं सकता ये। इसको पता है क्या फिर भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फ्लक्स को, यहाँ पे ई डॉट डी ए इंटीग्रल, ई डॉट डी ए इंटीग्रल मतलब क्या है इसका, किसी एक लोकेशन पर ई डॉट डी ए कर दिया, मतलब छोटा सा एरिया ले लिया किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और वहाँ से उस डी ए के एरिया में से पासिंग फ्लक्स निकाल लिया और उसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द होल एरिया। हालांकि ये इंटीग्रेशन हो नहीं पाता, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ऐसे इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बट उस फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है ई डॉट डी ए इंटीग्रल, ई डॉट डी ए इंटीग्रल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अरे कोई डाउट है क्या किसी के मन में? एक क्वेश्चन करके खाना, नोट करो जल्दी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। A cube is placed like this. एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, हर साइड 6 मीटर के बराबर है, हर साइड 6 मीटर के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। ये क्यूब रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना। यार ये क्यूब 3D में समझ आ रहा है आपको? मुझे इसके लिए 3D क्यूब ही चाहिए होगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। क्यूब है, ठीक है। ये जो क्यूब है इसको आप ऐसे सोचो कि भाई ऐसे
क्यूब इज प्लेस्ड लाइक दिस, ऐसे रख दिया, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट को आना पड़ेगा, गुरु शर्मा, आप इसको ना ऐसे पकड़ लो, ठीक है। ये सरफेस है, इसको पकड़ लो बॉक्स को। मैं सरफेस के नाम रख रहा हूँ, सरफेस के नाम रख रहा हूँ, ठीक है। याद रखना ये आपके सामने वाला नंबर 1 है ये, ठीक है, नंबर 1 है। फिर मैं इधर से घूम रहा हूँ, 1 2 3 4, नाम पता लग गया ना, 1 2 3 4, 4 3 2 1। 3 बताओ कौन सा है 3? देखो स्टूडेंट सही तो कर रहा है अपनी, यहाँ खड़ा है तो ऐसे घुमा के कर रहा है, ठीक तो है ना। ये 3 हो गया। 2 ये वाला है ना, 4 कौन सा है? ये 2 है, इधर ये 4 है, ये 2 और इधर 4, ठीक है। ये 1, ये अब सुनो, ये 5 कौन सा है? 6। समझ गए बात को? कोई शक? अच्छा अब सुनो, अब ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या रहता है कि अक्सर एक बॉक्स का क्वेश्चन दे देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दे देगा और ये पूछेगा कि किस फेज में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, किस फेज में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, क्वेश्चन ये आ जाता है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 2 का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है 3 का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है 4 का, 2 का 3 का एंड। आप ऐसे सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, यहाँ ले आओ इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे ऐसे हो जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आई ऐसे और यहाँ से निकली, समझ आ रही है बात आपको? 3j कैप बोले तो नीचे से आई और ऊपर से निकल गई, समझ रहे बात को? 4k कैप का मतलब क्या है? ऐसे आई और यहाँ से लाइनें निकल गई। कोई शक हो तभी बता दो, इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है। अच्छा अब सुनो, अब एग्जाम में क्या बोलता है कि भाई पहले ना 1 में से पास करने वाला फ्लक्स बताओ, कितना पास करेगा? ये रहा 1। मैं सोचता हूँ देखो 2i कैप का मतलब क्या है? लाइन है ना इधर से आई और यहाँ से बाहर निकली, ऐसे हुआ है। लेकिन भाई ये वाला जो सरफेस यहाँ से लाइन आई, यहाँ से बाहर निकली, लेकिन इस फेज को तो ग्रेज करते हुए गई ना भाई, इस फेज को तो ग्रेज करते हुए गई। मतलब ये जो 2i कैप है, इसकी वजह से इस सरफेस 1 में से तो कोई फ्लक्स पास नहीं करने वाला। मान गए? माने कि नहीं माने इस बात को? ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, लाइन ऐसे आ रही है यार। अब सोचो, आप सोचने वाली बात है यार, ये सरफेस तो रखा हुआ है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी हैं ऐसे, जो कैसे आर पार कैसे होल कैसे करेंगे इसमें से? यहाँ से होल करके यहाँ से निकलेंगे क्या? सरफेस के अंदर होल नहीं होता। यहाँ पे ये थिकनेस 0 है इसकी, यहाँ लाइनें इसको यूं ऐसे ऐसे रगड़ के जा सकती हैं बस, लेकिन वो फ्लक्स पास थोड़ा मानना जाएगा। लाइन ऐसे आ रही होती है, सरफेस ऐसे रखा तो बात फिर होल होता। जो लाइन होल करके जाएगी ना, उसी की वजह से मानेंगे फ्लक्स पास हुआ है। जो लाइनें सिर्फ टच करके जा रही हैं तो कोई फ्लक्स पास नहीं हुआ। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? उधर से जो लाइनें आ रही हैं, ये लाइनें, इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा उनकी वजह से, कि 2i कैप वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है सरफेस 1 के लिए। अब देखो 3j कैप, 3j कैप देखो, लाइनें कहाँ से आई थी और ऊपर गई थी, तो ये लाइनें इस सरफेस को ग्रेज करते हुए जाएंगे। इसमें आर पर होल तो नहीं किया ना, ऐसे होना चाहिए होल आर पर। ये लाइन ऐसे आई, ऐसे घूम के होल करके थोड़ी जाएगी ऊपर, सीधा जा रही है ना, ग्रेज करते हुए जा रही है। तो यानी कि ये जो 3j वाला कंपोनेंट है, इसकी वजह से भी इस सरफेस नंबर 1 में से 0 फ्लक्स पास करेगा। सिंपल सी बात है, कोई शक? अब बात करते हैं 4k कैप, इसकी वजह से क्या होगा? सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से आई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से आई ऐसे, और यहां से बाहर निकली ना, तो इसमें से फ्लक्स पास करेगा, पॉजिटिव फ्लक्स पास करेगा इसमें से। मानते कि नहीं मानते?
कितना फ्लक्स पास करेगा बताइए आप? 4 है कंपोनेंट 4 और एरिया कितना है 36। तो सरफेस में से जो पास करेगा फ्लक्स E इंटू ए, ई की वैल्यू कितनी है 4, एरिया 36, कितना आएगा 144। ठीक है, इसकी यूनिट होगी E इंटू ए होता है ये। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी न्यूटन पर कूलम्ब होती है, न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया कितने मीटर स्क्वायर। तो इसकी यही एक यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, यही उसकी एक यूनिट होती है फ्लक्स की, और कोई यूनिट भी नहीं होती। अच्छा अब सुनो, वेबर होती है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स की है। ठीक है, चलो भाई सरफेस 2 पे आ जाओ। सरफेस 2 के बारे में क्या विचार है? सरफेस 2 कौन सा था पहले तो ये बताओ। ये वाला था सरफेस 2, ये था 2i कैप। 2i कैप सुनो, आप यहाँ से लाइन आई, यहाँ से बाहर निकली, आर पार होल करेंगे कि नहीं करेंगी? आर पार होल करेंगी तो फ्लक्स पास करेगा, कितना करेगा बताओ? φ2 E इंटू ए, ई कितना है यहाँ पे है 2, और एरिया कितना बताओ कितना है यहाँ पे? अच्छा φ3 कितना फ्लक्स पास करेगा φ3 बताओ भाई। थर्ड कौन सा था? ये वाला था ना। अच्छा इनकी जीरो पास कर रहा था। चलो अब 4 की वजह से पहले तो 5 इसकी बात करते हैं, थर्ड सरफेस की। थर्ड सरफेस ये वाला है जो पहले तो 2i कैप की बात करते हैं। 2i कैप ग्रेज करेंगे ना लाइनें, 3j कैप ग्रेज करेंगे लाइनें, ग्रेज करेंगे भाई। आर पार होल नहीं कर सकती लाइनें, जो आर पार होल करेंगी ना वो मानी जाएंगी। ये 4k कैप है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर एंटर कर रही है लेकिन फ्लक्स नेगेटिव आएगा। फ्लक्स क्या आएगा? नेगेटिव। तो बताइए अगर फ्लक्स नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा इस केस के अंदर? ये E इंटू ए, ई की वैल्यू कितनी लिखोगे 4, पहले तो माइनस लिखोगे, माइनस का ई की वैल्यू 4 इंटू 36, गुड, माइनस 144 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। 4 की बात करते हैं। 4 ये वाला था, ठीक है। 2i कैप समझ रहे हो ना आप? अंदर जाएगा ये, माइनस का ये आएगा यहाँ पर, ये माइनस का 2 इंटू 36 कितना आएगा? ये -72 आएगा। 5 क्या विचार है? हैवी। पांचों कौन सा था? ऊपर वाला था। 2i कैप किसी काम का नहीं है, ग्रेज कर रहा है। 3j कैप ये काम का है। ये 4k कैप किसी काम का नहीं है, ग्रेज करेगा। यहाँ पर ये 3j कैप काम का है। यहाँ से लेने आएंगी, बाहर निकलेंगी, प्लस का आएगा E इंटू ए। ई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3, ए की वैल्यू कितनी होगी 36, ये आएगा आपके पास। 5 6 की बात करें अगर तो बताओ क्या होगा? 5 6 है, कहाँ से एंट्री करी लाइन? ये 6 ना, 6 ही है, अंदर जा रही लाइन है, माइनस का आएगा माइनस ई इंटू ए। ई की वैल्यू कितनी है भाई? हैं 3, ए की वैल्यू कितनी है -108। कोई शक? सोच लो, हमें ना इसके ऊपर। ये ब्लॉक को बहुत अच्छे से पकड़ता है। ओके गुड, समझ आ गई होगी ना बात आपको? कोई शक यहाँ तक? ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में।